फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पैट्रिक वाइट एज नॉवलिस्ट या एमईजी 19 का ये आपका टॉपिक है फ्रेंड्स। और यूनिट नंबर है आपका 8। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं यूनिट नंबर 7, जिसमें हमने रियलिज्म और मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ा था। वो वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म पे किसी तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा, सीधा भी बन सकता है, मतलब रियलिज्म को डिफाइन करने के लिए या फिर मॉडर्निज्म को डिफाइन करने के लिए आपको पूछा जाता है। इसमें इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे ज़रूर से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 8 भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईज़ी है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने पैट्रिक वाइट के बारे में बताना है कि वो एक मॉडर्निस्ट जो राइटर या फिर नॉवेलिस्ट हैं कि नहीं है, वो किस तरह से एक मॉडर्निस्ट राइटर है और उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पैट्रिक वाइट है एक बहुत ही प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट राइटर है ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पैट्रिक वाइट है, एक्चुअली उन्होंने जो है वो रियलिज्म को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करा था, बल्कि उसको एक बेस बना के अपनी राइटिंग्स को लिखा था। उन्होंने क्या किया था कि इन्हीं मिथ्स के बीच में जो भी रियलिज्म में क्या था, मतलब कि जो रियलिस्टिक राइटिंग थी, जो भी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब वहाँ की जो बुश लाइफ के बारे में जो भी इंडिजिनियस पीपल या वहाँ के जो सेटलर लोग थे, कन्विक्ट लोग थे, उनकी जो भी राइटिंग्स थी, तो वो रियलिस्टिक राइटिंग थी, मतलब डे टू डे लाइफ वाली जो उनकी राइटिंग थी। तो उन राइटिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें मेटा फिजिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट डाले। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अ, मतलब मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट को मिक्स करके उन्होंने अपनी राइटिंग लिखी। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं कि मेटाफिजिकल एलिमेंट्स कौन से हुए फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें बियॉन्ड द वर्ल्ड होती हैं, दुनिया के परे, मतलब दुनिया के पार, वो चीज़ें जो मतलब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो कौन सी कर रही हैं, जैसे कि आप लोग, हम लोग जो है वो गॉड पे विश्वास कर रहे हैं, परियों पे विश्वास कर रहे हैं, भूतों पे, स्पिरिट पे आप लोग, हम लोग विश्वास कर रहे होते हैं, बट हमने उनको देखा तो नहीं कभी। तो ऐसे कुछ लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, शायद ही उनको कुछ एक्सपीरियंस होता होगा उन चीज़ों का, तो उस बेस पे इन चीज़ों को वो मान लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को वो जो है वो अपनी इस राइटिंग में शामिल करते थे। मतलब मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हो गए, सुपर नेचुरल एलिमेंट, जैसे गॉड गॉडेसेस, स्पिरिट, घोस्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें तो ये करते थे। उसके बाद फिर वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्निस्ट राइटिंग होती है, इसमें क्या है, सबसे पहले जो टेक्निक का यूज़ करते थे ये लोग, तो ये थी इनकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जो इंसान के माइंड में जो भी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस का फ्लो हो रहा होता है, उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इसके बाद दूसरी टेक्निक जो इनकी थी, तो वो क्या थी, फ्रेगमेंटेड राइटिंग ये लोग लिखा करते थे। फ्रेगमेंटेड राइटिंग क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। तो मतलब जो भी स्टोरी टेलिंग होती थी वो सीक्वेंस में नहीं होती थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, बल्कि उसको एक पीस में जो है वो सुनाया जाता था या लिखा जाता था। जैसे कि मान लो कि कोई स्टोरी है और उसका मिड पार्ट सबसे पहले बताया जाएगा, फिर उसके बाद उसके पिछले वाला पार्ट, फिर उसका अगले वाला पार्ट, मतलब इस तरह से वो आगे पीछे करके जो है वो स्टोरी बताई जाती थी। और क्या था इसमें, मॉडर्निज्म में जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन थी, इनोवेशन थी, नए नए इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए। और थीम्स की अगर बात करें, तो क्योंकि ये जो राइटिंग्स थी मॉडर्निस्ट राइटिंग थी, और अगर हम पैट्रिक वाइट की भी बात करें, मतलब ये सेम चीज़ उनके लिए भी बैठती है, पैट्रिक वाइट के लिए और मॉडर्निस्ट जितने भी मॉडर्निस्ट पोएट हैं, राइटर्स हैं। तो इसमें क्या था, क्योंकि आफ्टर वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ये बाद ये राइटिंग लिखी गई थी, तो उस समय लोगों के मन में क्या थी, बहुत ज़्यादा उदासीनता थी। मतलब अपनी लाइफ को लेके लोग जो है वो बहुत ज़्यादा निराश थे, उनका जो विश्वास था चीज़ों में वो टूट रहा था। तो इसका मतलब कि जो जैसे डिसएल्यूजमेंट भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो डिसएल्यूजमेंट उनकी जो थीम्स हुआ करते थे, या फिर एलाइनेशन, आइसोलेशन, इस तरह की वो चीज़ें। और मतलब इस समय जो लोग गॉड की एग्जिस्टेंस भी पे भी क्वेश्चन करने लगे थे, अपनी लाइफ भी जो है वो, लाइफ की एग्जिस्टेंस पे जो है वो क्वेश्चन करने लगे थे। तो यहाँ पे जो डिसएल्यूजमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक ये मतलब एक इस तरह की चीज़ होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका एक विश्वास होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो
टूटने लगता है। तो ये हो गया मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से समझाया था आपको कि जैसे मान लो कि आपके मम्मा-पापा बोलते हैं कि बहुत मेहनत करो, इससे आपको सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। उसके बीच में आप अपने पार्टनर को या फिर अपने इम्पोर्टेंट जो भी दोस्त हैं, उनको समय देना भूल जाते हो। तो सक्सेस भी मिल गई आपको, बट अब वो जो आपके पार्टनर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन थे आपकी लाइफ से, वो बहुत दूर चले गए। तो अब यहाँ पे आपको जो है वो एक विश्वास टूट जाता है हार्ड वर्क में कि मैंने हार्ड वर्क तो करा, उसके बीच में मैंने इम्पोर्टेंट जो लोग थे उनको मैं भूल गया, तो अब मुझे हैप्पीनेस में तो यहाँ हैप्पीनेस नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जो क्या चीज़ आ जाती है, उदासीनता आ जाती है लोगों के बीच में, तो इसको बोलते हैं हम डिसइल्यूजमेंट। तो ये एक थीम है जो कि मॉडर्निस्ट राइटिंग का है। तो यहाँ पे उन्होंने जो मॉडर्निस्ट राइटर थे, उन्होंने मतलब अगर हम पैट्रिक वाइट की बात करें तो उन्होंने जो पुराने वर्क थे, मतलब जो रियलिज्म पे बेस्ड वर्क थे, उनको उन्होंने डीकंस्ट्रक्ट किया, मतलब दोबारा से उनके ऊपर जो है वो नई नई इनोवेशंस की द्वारा से उनके बारे में सोचा, रिवाइज किया, उन वर्क को रीराइट किया। और उन्होंने मतलब पूरी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, रिजेक्ट नहीं करा था, बल्कि इनके बीच में जो है कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, इनको डीकंस्ट्रक्ट किया, रीराइट किया और रिवाइज किया इन वर्क्स को। इसके बाद हम देखते हैं पैट्रिक वाइट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में समझते हैं। तो पैट्रिक वाइट जो है, उनको बॉर्न हुआ था 28 मई 1912 में, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। पेरेंट्स उनके ऑस्ट्रेलियन थे, और जब वो सिर्फ 6 मंथ के थे तो उन्हें उनके जो पेरेंट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया में वापस आ गए और सिडनी में सेटल हुए। उनकी फैमिली जो थी वो किसान लोग थे, और इंग्लैंड में वो खेती बाड़ी करते थे। और जब वो छोटे ही थे, ये पैट्रिक वाइट, तो इनको जो है वो सांस की बीमारी हो गई, मतलब आस्थमा हो गया, दमा हो गया। फिर इनको एक स्कूल में भेजा गया। यहाँ पर जब वो 13 ईयर के थे तो इंग्लैंड के एक शेल्टनहम स्कूल में भेजा गया उनको, और यहाँ पे उन्होंने 4 साल बिताए, लेकिन बहुत ही ख़राब हालत में वो यहाँ पे पढ़े इंग्लैंड के स्कूल में। फिर जब वो 16 के हुए तो उसके बाद उन्होंने यात्रा की यूरोप की, और यूरोप में जैसे स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रीज को उन्होंने एक्सप्लोर किया। जब वो 18 की एज के थे तो उन्होंने ये जो वर्क है, ये स्टार्ट जैसे फेरी वाला जो वर्क होता है उस तरह का जो काम है उन्होंने किया। फिर उसके बाद वो अपने अंकल की जो प्रॉपर्टी पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो यहाँ से उसके बाद उनको कैम्ब्रिज के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। यहाँ पे उनको एक मौका मिला क्या करने का, फ्रेंच और जर्मन जो साहित्य था पढ़ने का। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लंदन में ही रहेंगे और अपनी राइटिंग्स करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब वो वार शुरू हो रहा था तो उस समय वो स्टे कर रहे थे नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में स्टे कर रहे थे 1941 में। और उस समय जो इनकी मुलाकात होती है एक ग्रीक ऑफिसर मनोली लास्कारी से, और इनकी ये लाइफ पार्टनर बन जाती है, मतलब इनकी ये वाइफ है, याद रखना है। और फिर इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे नॉवेल्स और प्ले लिखे, और फिर वापस अपने सिडनी में आ जाते हैं। और यहाँ पे उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आती है। बहुत ही क्रिएटिव साइन जो है वो उनकी राइटिंग में दिखाई देते हैं। यहाँ पे वो नॉवल लिखते हैं द ट्री ऑफ मैन, जो कि 1955 में पब्लिश हुई, और सिडनी में। और फिर इसके बाद वो बहुत सारे उन्होंने मास्टर पीसेस लिखे, जैसे वॉस, टाइडर एंड चैरियट, ये इनकी विवी सेक्टर, ये इनकी नॉवेल्स हैं, एक्सीलेंट नॉवेल्स हैं इनकी। तो ये क्योंकि पैट्रिक वाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके वर्क्स के बारे में हमने बताना है। फिर आपने ज़रूर से याद रखना है कि उनको नोबेल प्राइज़ पुरस्कार भी मिला है। 1973 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल जो कमेटी थी उन्होंने उनको ये वाला उपाधि दी थी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ही पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स, उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स लिखे, जैसे कि पोइम्स, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, प्लेज, और बहुत सारी ये चीज़ें उन्होंने लिखी है। और उनकी जो राइटिंग थी वो कैसी थी, मेटाफिजिकल एंड लिरिकल। अब मेटाफिजिकल तो मैंने आपको बताया कि उसमें उन्होंने जो है वो ऐसी चीज़ों को, ऐसे एलिमेंट्स को ऐड किया अपनी राइटिंग में जो कि बियॉन्ड द वर्ल्ड थे। फिर लिरिकल क्या हो गया, मीन्स कि इसमें एक जैसे कविता की तरह जो है उनकी राइटिंग हुआ करती थी। अब देखते हैं कि उनकी जो
पैट्रिक वाइट्स की जो योगदान था ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में वो किस तरह से था। सबसे पहले देखते हैं पोइट्री की कलेक्शन। तो ये इनकी सारी जो है वो पोइट्री की कलेक्शन है, आपको याद रखनी है। ये है सबसे पहले 13 पोइम्स, उसके बाद प्लो मैन एंड अदर पोइम्स। इसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी जो है वो नॉवेल्स उन्होंने लिखी। तो जैसे कि आप द ट्री ऑफ मैन तो पढ़ने ही वाले हो। उसके बाद हैप्पी वैली, लिविंग एंड द डेड, ऑन स्टोरी, ट्री ऑफ मैन जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। उसके बाद आती हैं जितनी भी आपको याद रहती हैं तो ज़रूर से आप अपने एग्ज़ाम में लिखना। वॉज, राइडर इन चैरियट, ये इनके शानदार वर्क थे। सॉलिड, मंडेला, इनका आगे भी दिया गया है। द विवी सेक्टर, आई ऑफ स्टॉर्म, फ्रिंज ऑफ लीव्स, द मेमोयर ऑफ मैनी वन, हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंक्लूड, इनकी शॉर्ट स्टोरी में आते हैं बर्न्स वन, कोकाटूस। ये बहुत सारी जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनको आपने याद रखना है, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद फिर उनकी हैप्पी वैली जो है वो पहली नॉवल थी। फिर लिविंग एंड डेड दूसरी आगे इनकी, और इसका सब यहाँ पे बताया गया है, आप थोड़ा वो देख लेना। इसका आंट स्टोरी, ट्री ऑफ मैन जो हम पढ़ने वाले हैं, वॉज, राइडर इन चैरियट, सॉलिड मंडाला, विवी सेक्टर, आई ऑफ स्टॉर्म, फ्रिंज ऑफ लीव्स, ट्री वन अफेयर, मेमोयर ऑफ मैनिन वन, ये इनकी कुछ नॉवेल्स थी। और जैसे मॉडर्निज्म मैंने आपको समझा दिया, इनकी राइटिंग में जो भी है तो वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद आपने फीचर्स ऑफ मॉडर्निज्म करने हैं फ्रेंड्स। तो मॉडर्निज्म तो मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। उसके इसके फीचर्स क्या है। इंडिविजुअलिज्म, सबसे पहले इसमें एक पर्सन के जो इमोशंस, थॉट्स और उसकी जो फीलिंग्स हैं उन पे जो है वो स्ट्रेस डाला जाता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें क्या है कि जो पुरानी फॉर्म है, मतलब जो रियलिज्म की जो राइटिंग है उनके ऊपर, या फिर ट्रेडिशनल जो राइटिंग है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। इसमें जो फॉर्म और स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया जाता है और नई नई इनोवेशन इसमें की जाती है। जैसे कि अगर हम इनकी बात करें, मॉडर्निस्ट जो राइटर है हमारे पैट्रिक वाइट, तो इन्होंने अपनी राइटिंग में मेटाफिजिकल, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को ऐड करा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब इनर कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर जो है वो वर्क करा जाता है। और जिसमें इसमें क्या होता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं जैसे वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, यहाँ पे जो है वो इनको मेंशन किया गया है। इनको आपने लिखना है। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी क्या है फ्रेंड्स कि आफ्टर जो वर्ल्ड वार क्या हुआ था कि अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था जान माल का, और इसके बाद जो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उदासीनता आ गई थी अपनी लाइफ को लेके। उनको जो अपनी लाइफ थी वो कैसी लगती थी, फ्रूटलेस लगती थी, मीनिंगलेस लगती थी। यहाँ पे जो लोग थे वो अपनी एग्जिस्टेंस पे जो है वो क्वेश्चन करने लगे थे, गॉड के एग्जिस्टेंस पे जो है वो क्वेश्चन करने लगे थे। तो ये एब्सर्डिटी में आता है। उसके बाद सिम्बोलिज्म में, मतलब सिम्बोलिज्म में क्या होता है कि प्रतीकों का यूज़ किया जाता है किसी थिंग, पर्सन या कोई भी चीज़ है उसके मीनिंग को कन्वे करने के लिए, उसके डीपर मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो है वो सिंबल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म यहाँ पे क्या होता है फॉर्मलिज्म में, अगर मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल बताऊँ तो कैसे होता है कि जैसे मान लो आप किसी एक सेंटर पे, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आप कस्टमर से डील कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर है वहाँ पे, मतलब काम करने वाले जो भी एम्प्लॉई हैं, तो वो अपने कस्टमर से डील करते हैं। उनका जो डील करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कुछ क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं वो मतलब डायरेक्टली फ़ोन करेंगे अपने कस्टमर को। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, डील करते हैं अपने कस्टमर से। तो यहाँ पे क्या है, मतलब अच्छी मैनेजमेंट नहीं, और इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैल रही है। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। तो इसमें भी क्या था कि जो मॉडर्निस्ट राइटिंग होती है तो इसमें जो बहुत सारे टेक्निकल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, फॉरेन से जो वोकैबुलरी ली जाती है, अच्छी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, डेंस जो वोकैबुलरी और वर्ड्स का इसमें यूज़ किया जाता है, न्यू न्यू इन्वेशंस जो होती हैं इसमें। उसके बाद फिर अगर हम नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करें कि जो मॉडर्निस्ट राइटिंग होती है वो किस तरह की होती हैं, तो ये जो राइटिंग होती है
ये इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर जो मोनोलॉग होता है, मतलब हमारे इनर जो थॉट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। और ये जो मॉडर्निस्ट राइटिंग होती है ये किस पे फोकस करती है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा उस पे जो है वो ये फोकस करती है। और ये राइटिंग जो होती है ये कैसी राइटिंग होती है, ये एक्सपेरिमेंटल राइटिंग होती हैं। फिर उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बता सकते हो आप, मैंने बहुत बात आपको बता दिया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक कैरेक्टर के जो जो भी इमोशन फीलिंग्स और वो चीज़ें है उस पे, उसकी जो मेमोरीज हैं थॉट्स हैं उस पे जो है वो ध्यान दिया जाता है। इसके बाद